हेलो स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टूल्स ऑफ रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में। तो मेनली हम टूल्स पढ़ेंगे। तो आज का हमारा ये दूसरा लेक्चर होगा। अगर आप लोगों ने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को यानी कि लेक्चर को पूरा देखें, तभी आपको अच्छे से हर एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट समझ आएगा। कहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, किस तरीके से पूछा जाता है, ये भी समझ आएगा आपका। चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो हमारा या नीट एग्जाम हो, हर एक पॉइंट आपको समझाएंगे और वहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया और जहाँ से पूछा जा सकता है वहाँ भी हम बताएंगे आपको। ठीक है। और आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा, वो आप लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ठीक है। तो आगे आप कंटिन्यू करते हैं हम अपने लेक्चर को। तो यहाँ से हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे टूल्स ऑफ रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में। तो यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नाउ वी नो फ्रॉम द फोर गोइंग डिस्कशन डेट जेनेटिक इंजीनियरिंग और द रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ने वाले हैं मेनली। तो ओनली वी हैव द की टूल्स। अब मेनली तीन ही टूल्स की मेनली आवश्यकता होती है। मेनली कौन कौन से? एक हमें एंजाइम की जरूरत पड़ती है, एक हमें ना वेक्टर की जरूरत पड़ती है, एक हमें होस्ट की जरूरत पड़ती है। अब एंजाइम में हम ले लेते हैं कि एंजाइम में हमारे पास रिएस्टिक्स एंजाइम हो गया, पॉलीमरेज एंजाइम हो गया, ठीक है, लाइगेज एंजाइम हो गया। ये मेनली तीन एंजाइम की जरूरत है। अभी हमें जो आज लेक्चर में मेनली रिएस्टिक्स एंजाइम और लाइगेज एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, और वेक्टर में प्लाज्मिड्स की जरूरत पड़ेगी, और हमें होस्ट में ई कोलाई की जरूरत पड़ती है यहाँ पे। लेकिन हम हिंट सेकंड को भी लेके पढ़ते हैं यहाँ पे। अब ये क्या होता है आगे हम पढ़ते हैं मेनली। ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे तीन एंजाइम्स के नाम दे दिए हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में RDT भी कह देते हैं। ये चीज़ याद रख लेना आपको। अब देखो यहाँ पे हमें तीन एंजाइम दिए गए हैं। अब आपसे पूछ सकता है कि वो कौन से तीन एंजाइम जो कि यूज किए जाते हैं RDT में। तो याद रखना है कि रिएस्टिक्स एंजाइम हो गया, इसके बाद पॉलीमरेज एंजाइम हो गया, लाइगेज एंजाइम हो गया, वेक्टर्स हो गए, और होस्ट ये हो गया। हमारे पास टोटल यहाँ पे एक दो तीन चार एक पांच चीज़ आ जाती है। मेनली तीन एंजाइम। अब तीनों को बोले तो एंजाइम तो एक हो गया हमारा, फिर वेक्टर्स हो गया, फिर होस्ट। तो मेनली ये चीज़ देखा जाता है। इसके बाद देखो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है रिएस्टिक्स एंजाइम। अब रिएस्टिक्शन का एंजाइम का मतलब होता है रिएस्टिक यानी रोकना। अब क्या चीज़ रोकने की बात कर रहा है? यानी कि रोकने की ये बात कर रहा है कि कहीं से भी डीएनए में कट तो नहीं लगा सकते हैं ना। एक बेसिक कुछ सीक्वेंस होता है, कुछ काटने का कुछ तरीका होता है। जैसे अगर हमने मान लो डीएनए को काटा, हमने डीएनए लिया, एक सैंपल के तौर पे डीएनए लिया। अब डीएनए में हम अगर फर्स्ट सीक्वेंस से काट रहे हैं तो हमारे पास रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ये बताएगा हमको। ठीक है। अब वही हमें जो हमने वो डीएनए में काटा है वही हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वेक्टर जो हमने लिया है वेक्टर में भी सेम पोजिशन। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे ना तो वेक्टर में और डीएनए जो होगा हमारा, जो वेक्टर के डीएनए में और जो दूसरा हमने अलग से डीएनए जो लिया हमने, उसमें क्या होता है फर्क आ जाएगा। तो दोनों का क्या होता है, उसकी सेटिंग बैठ नहीं पाएगी, पोजीशन बैठ नहीं पाएगी। अगर मान लो जैसे अगर हमने यहाँ से डीएनए हमारे पास, ठीक है, यहाँ से अगर डीएनए लिया हमने, तो यहाँ से अगर सीक्वेंस काट लेते हैं यहाँ से हम, यहाँ से, तो हमारे पास अगर मान लो हमारे प्लाज्मिड लिया है तो हमें यहाँ भी ऐसे ही करना पड़ेगा, यहाँ से कट करना पड़ेगा। ठीक है। मेनली 20 सीक्वेंस है। तो अगर यही चीज़ अगर हम अगर कहीं से भी काटेंगे तो ये सही नहीं बैठेगा। ये चीज़ अगर हम सीक्वेंस में काटेंगे तो ये वाली पोजीशन यहाँ पे बैठ जाएगी। ठीक, तो इससे सेट हो सकता है ये हमारे पास। ठीक है। वही हम क्या करते हैं, डीएनए को हम क्या करते हैं, अब हमारे पास एक वेक्टर भी आता है हमारे पास। मेनली वेक्टर देख लिया हमने। ये हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास डीएनए हो गया। ठीक है। यहाँ हमारे पास वेक्टर हो गया। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास क्या आ जाता है, ये हमारे पास होस्ट आ जाता है। होस्ट, मान लो ये वेक्टर हमारे पास प्लाज्मिड आ गया, प्लाज्मिड, प्लाज्मिड। और ये होस्ट जो है हमारे पास क्या है, ये ई कोलाई है, ई कोलाई। ठीक है। ई कोलाई है, COLI कोलाई हो जाता है मिली, ई कोलाई। एक मिनट। ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास। अब मेनली इसमें जो होगा, इसमें से हमने इसमें डाला, इसमें से इसमें डाला हमने, इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस भी कह देते हैं। ये चीज़ याद रख लेना आपको। ठीक है। इस प्रोसेस को हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम बेसिक जो सीक्वेंस है हमारा वो चीज़ पढ़ लेते हैं पहले। अब बात की कही जा रही है कि इन 1963 में अब दो साइंटिस्ट आए थे। मेनली एक साइंटिस्ट को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, नोबेल प्राइज़ मिला था उनको। इनका नाम था अरबर नाम था। ठीक है। एक लेकिन लिन का भी एक इसमें योगदान था। लिन नाम के साइंटिस्ट, सर ने बता रहा हूँ, अरबर और लिन। इन्होंने क्या किया था, दो एंजाइम निकाले थे मेनली रिस्पॉन्सिबल है जो कि हमें रिस्ट्रिक्शन करने के लिए, ग्रोथ के किस में, बैक्टीरियोफाज के रिस्ट्रिक्शन के लिए मेनली किस में, वो भी इस कोलाई, जिसे ई कोलाई कह देते हैं हम। ठीक है। ई कोलाई वर आइसोलेटेड, वन ऑफ दिस एडेड द मिथाइल। अब इसमें हम मिथाइल ग्रुप से डीएनए तक ही ऐड कर सकते हैं। वेल
अब डीएनए में हम कट लगाना है तो किसका यूज करेंगे, हम रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस का यूज करेंगे। अब एक अच्छी बात आ गई यहाँ पे हमें इंडोन्यूक्लियस। अब याद रखना इंडोन्यूक्लियस यानी कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में हमारे पास इंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या है, पूरा नाम अगर एंजाइम का बोले तो क्या हो जाएगा, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। ठीक है, ये हमारा पूरा नाम हो जाता है इस एंजाइम का, जो कि डीएनए को काटने के लिए यूज करता है। इसे मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते थे हम, इसको क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर। सीजर भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये चीज हमें देख लेना चाहिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है हमारे पास। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस जो हमारा था सबसे पहले हिंट सेकंड में किया था। अब वो भी किसने किया था, अर्बर ने ही किया था, ये चीज भी ध्यान रखना, अर्बर ने किया था। ठीक है, हिंट सेकंड में हुज फंक्शनिंग डिपेंडेंट ऑन द स्पेसिफिक डीएनए अब न्यूक्लियोटाइड। अब देखिए डीएनए न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहा है। अब न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड, एक होता है साइड एक होता है टाइड। ठीक है, हमें न्यूक्लियोसाइड प्लस हम उसमें अगर फॉस्फेट ग्रुप मिला देते हैं तब जाके न्यूक्लियोटाइड बनता है। लेकिन हमें न्यूक्लियोसाइड बनाने के लिए क्या जरूरत पड़ती है, हमें नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोस शुगर की जरूरत पड़ती है, ये चीज याद रखना। तो ठीक है, सीक्वेंस वर आइसोलेटेड एंड द कैरेक्टरिस्टिक द 5 years। ठीक है, 5 साल के बाद मतलब डिस्कवरी हुई इसकी। इट वाज फाउंड इन हिंट सेकंड ऑलवेज, तो ये हमें मिली हिंट सेकंड में ही मतलब लिया गया। और यहाँ पे हम लेकिन ई कोलाई को पढ़ते हैं मेनली। ठीक है, इससे चोकोलाई को लेके पढ़ते हैं। ठीक है, तो मेनली जो शुरुआत में किया गया था ना, अर्बर ने किया था, साइंटिस्ट ने डिस्कवरी जो की थी हिंट सेकंड में की थी, इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। अब हिंट सेकंड में से हमेशा कट किया गया डीएनए को। ठीक है, डीएनए मॉलिक्यूल को एट अ पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ रियोनाइजिंग द स्पेसिफिक सीक्वेंस में। अब स्पेसिफिक सीक्वेंस यानी कि अगर कहा जाए तो मेनली इन्हें न्यूक्लियोटाइड में यहाँ पे कितने 4 से 8 या 6 के करीब हमारे पास क्या होता है, इसके पास न्यूक्लियोटाइड हो जाते हैं मेनली। ठीक है, इसमें बेस पेयर्स काफ़ी ज़्यादा होता है हमारे पास। बेस पेयर यहाँ पे कितने की बात की, यहाँ पे 6 की बात की, तो ये चीज़ हमें देख लेना है। अब ये 6 बेस पेयर से क्वेश्चन हमें पूछ सकता है, तो ये चीज़ भी हमें यहाँ पे ध्यान दे देना है। ठीक है, अब कितने, ठीक है, दिस स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस इज नोन है, इससे रियोनाइसेंस एफ सीक्वेंस कहते हैं। अब बेस सीक्वेंस की बात करना है। अब बेस सीक्वेंस कैसे डिसाइड करते हैं पता है, बेस सीक्वेंस जो होता है एक स्पेसिफिक डीएनए को काटने का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, वो हम आगे देखने वाले हैं। अभी आगे हम किसमें, एक एक्सोन्यूक्लियस है एक एंडोन्यूक्लियस। अब इसमें एंडोन्यूक्लियस जो होता है ना एक स्पेसिफिक पॉइंट से काटता है। ठीक है, ये चीज़ हम देखेंगे, अभी मैं नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट पेज पे दे रखा है तो वहीं पे बताऊंगा मैं एक साथ ही। फॉर द हिंट सेकेंड बिसाइड द हिंट सेकेंड टुडे वी नो द। अब आज के टाइम में अगर कहा जाता है तो मतलब 900 से भी ज़्यादा हमारे पास क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। 900 से भी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। ठीक है, मेनली अगर टाइप्स पढ़े ना रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की, तो मेनली 3 टाइप्स होते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ठीक है, उसमें रिएक्शन न्यूक्लियस की, तो उसमें से सेकंड जो होता है ना, सेकंड का यूज़ हम यहाँ पे करते हैं मेनली, फर्स्ट सेकंड का यूज़ नहीं करते। एक चीज़ याद रखना, मैग्नीशियम आयंस की यहाँ पे जरूरत पड़ती है हमें। अब पहले और थर्ड वाले में हमें एटीपी की रिक्वायरमेंट हो, लेकिन सेकंड वाले में एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उसमें मैग्नीशियम आयंस की जरूरत होती है, बस ये चीज़ याद रख लेना आपको। ठीक है, तो डेट हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम दैट, यहाँ पे उसका यूज होने वाला भी नहीं है अभी। ठीक है, वो एक्स्ट्रा अगर पढ़ना हो तो हम ये पढ़ लेते हैं। हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम द 230 स्ट्रेन्स है इसके बाद। अब देखो नोमेनक्लेचर हम पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे नोमेनक्लेचर दे रखा है यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, तो ये चीज़ हमें याद रखना, नोमेनक्लेचर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे ई कोराई नाम जो दिया गया ना, कैसे दिया गया है वो चीज़ पूछा जाता है। तो ये कन्वीनियंट अगर के तौर पर कहा जाता है, द नेमिंग ऑफ दिस एंजाइम, द फर्स्ट लेटर जो किया जाता है ना, नेम जो होता है हमारा जीनस होता है। जैसे अगर ई कहा जाए, ई मेरे पास क्या होता है, ई मेरे पास जो है ये जीनस कहलाता है, जीनस। इसके बाद हमारे पास जो सेकेंड लेटर जैसे को आ रहा है, को है, सी ओ को, ये दो लेटर जो हमारे पास ये कहलाते हैं, ये हमारे पास स्पीसीज कहते हैं। जीनस स्पीसीज तो जानते ही हो क्या होता है। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास ये सबसे बड़ी बात हुई हो जाती है, हमारे पास किस में आते हैं, हमारे पास जीनस स्पीसीज फॉर्म द कौन से स्पीसीज के हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स के हैं, ये चीज़ याद रख लेना। ठीक है, इनको आइसोलेट किया था, अलग किया था। जैसे हमारे पास अगर देखा जाए तो ये मेनली ई कोराई जो लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, इस रिचे कोराई RY13 से लिया गया, ये हमारा ऑर्डर हो जाता है इसमें। ठीक है, अब आर जो हमारा हो जाता है यहाँ पे, आर जो होगी, आर हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे स्ट्रेन हो जाता है हमारे पास, आर जो होता है हमारे पास क्या होता है, स्ट्रेन हो जाता है। ये हमें नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, स्ट्रेन हो जाता है। इसके बाद लास्ट जो होता है ये हमारा स्ट्रेन है। और इसके बाद लास्ट जो होता है ना हमारा, ये जो रोमन नंबर में लिखा होता है, ये हमें इसको क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं। और कहीं कहीं इसी को ना क्या क्या लिखा जाता है, इनकोडिंग में लिखा जाता है, ये चीज़ भी याद रख लेना। तो ये चीज़ हमें ध्यान में अच्छे से रखना है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये लिखा है रोमन नंबर फ्लोइंग द नेम इंडिकेट ऑर्डर इन विच द एंजाइम्स वर आइसोलेटेड दैट स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया। अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है हमारे पास लार्जर क्लास होते हैं, सबसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बिलोंग करता है लार्जर क्लास होता है।
अब यहाँ पे बताया गया ना आपको, यहाँ पे ऊपर में दिखाया गया कितने एंजाइम्स टोटल यहाँ पे आज के टाइम में हमारे पास 900 भी से भी ज़्यादा, यानी 900 से भी ज़्यादा एंजाइम है आज के टाइम में हमारे पास, और 230 स्ट्रेन्स है इकलौते इसके। सोच लो कितने ज़्यादा है। फिर एक एक के बारे में पढ़ना स्टार्ट किए तो कितना टाइम लग जाएगा। तो हमें एक एक के बारे में पढ़ना नहीं, हमें पता होना चाहिए कि 900 हमारे पास है, 230 स्ट्रेन है इसके पास, हमें इतना याद रखना है। ये नीट में जितना इसमें एनसीईआरटी में से आता है तो उतना ही हमें पढ़ना है, एक्स्ट्रा पीएचडी तो ही करनी है। ठीक, अब यहाँ पे बोल रहा है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो बिलोंग करता है लार्जर ग्रुप से, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस कहा जाता है, न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। अब ये हमारे पास, अब ये देखो न्यूक्लियस जो होता है ना हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं एक्सो न्यूक्लियस तो एक होता है एंडो न्यूक्लियस। अब एक्सो न्यूक्लियस एंडो न्यूक्लियस क्या होता है, अब एक्सो न्यूक्लियस जो होता है, जैसे हमारे पास 5 डैश एंड है, 3 डैश एंड है, तो ये यहाँ पे किसी भी सीक्वेंस से काट लेगा। जैसे हमारे पास अगर मैं मान लूँ, जैसे मेरे पास GAA, ठीक है, अगर मैं पूरा ही लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे मेरे पास मान लो 5 डैश से स्टार्ट है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है पूरा बेस, जैसे GAATTC है, ठीक है, और यहाँ पे 3 डैश एन है मेरे पास, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस काटेगा ना, या तो यहाँ से काटेगा या यहाँ से काटेगा, तो लास्ट यानी साइड पोजिशन से, यानी एंड वाले या टर्मिनल पोजिशन कह देते हैं इसे, साइड कह लो, एंड कह लो, या टर्मिनल पोजिशन कह लो, तो वहाँ से इसे सीक्वेंस में काट देता है। इसका मेनली एक्सोन्यूक्लियस का वर्क काम नहीं होता है हमारे पास, यहाँ पे काम ही नहीं है हमारे पास, इसका यूज़ ही नहीं करना है हमें, यहाँ पे यूज़ होता ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सोन्यूक्लियस रिमूव द न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड्स ऑफ द डीएनए। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है। इसके बाद एंडोन्यूक्लियस जो होता है हमारा एक स्पेसिफिक पोजीशन से काटा जाता है। अगर मान लो जैसे मेरे पास, मैं 2 सीक्वेंस ले लेता हूँ, 5 डैश से एक 3 डैश एंड, जो मैं सीक्वेंस ले लेता हूँ क्या, जैसे मान लो मेरे पास G आ गया, GAATTC आ गया, ठीक है, ये हमारे पास 3 डैश एंड हो गया। इसके बाद फिर मेरे यहाँ 3 डैश से एंड से स्टार्ट करता हूँ, मेरे पास यहाँ CTTAAG आ गया। अब ये मेरे पास कितना आ गया, ये मेरे पास आ गया 5 डैश एंड। तो ये जो काटेगा ना सीक्वेंस, तो यहाँ से ऐसे करके काटेगा, देखो ऐसे करके ये सीक्वेंस काटेगा। तो एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है, यानी पोजीशन होती है इसके काटने की, किसके, एंडोन्यूक्लियस। इसलिए हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का ही एंजाइम का ही यूज़ करते हैं यहाँ पे। ये चीज़ हमें अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया और आगे भी पूछ सकता है, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास दिया गया है अगला क्या, अब इसका देखो मेनली, अब एक्सो, अब याद रखने के लिए हम ऐसे भी कर सकते हैं, एक्सो का मतलब होता है बाहर की साइड, एग्जिट कर दो बाहर, ठीक है, यानी कि बाहर से काट लेगा, ये बाहर से काट लेगा, यानी कि साइड से काट लेगा। एंडो यानी अंदर के साइड से काट लेगा, अंदर के साइड से ऐसे काटते हुए चले जाएगा। तो एक स्पेसिफिक पोजीशन है इसका हमारा एक, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अगर याद रखने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारा एक्सो का हो गया, ठीक है, ये हमारा एंडो का हो जाता है। याद रखने के लिए हम कोई भी तरीका, देखो शॉर्टकट जो खुद बनाओगे ना वो सबसे बेहतरीन तरीके से याद भी रहेगा तुम्हें लंबे टाइम तक। किसी और का शॉर्टकट लेने की कोशिश मत करो, ठीक है। खुद का जो बनाओगे ना, सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी ऐसे नहीं कहते थे, खुद का शॉर्टकट बनाओ। खुद का जो भी बनाना है शॉर्टकट या कुछ फॉर्मूला बनाना है, खुद का बनाओ, क्योंकि खुद के शॉर्टकट एग्जाम में काम आता है। किसी और के तुमने याद किया भूल गए तो क्या होगा, ठीक है। और हमें इधर उधर की बातों पे ध्यान नहीं देना है, हमें मेरी अपने पढ़ाई पे फोकस करना है, ठीक है। हमें टारगेट हमारी होनी चाहिए कि हम अगर 720 की टारगेट होनी चाहिए तुम्हारी, जैसे बायो में हमारे 360 का पूरा टारगेट होने। अगर आप 360 का टारगेट करोगे ना, तभी आपके 350, 345, 330 जो भी आएंगे, ठीक है। फुल मार्क्स की तैयारी होनी चाहिए हमारी हमेशा। Each restriction endonuclease functions by inspecting, ठीक, inspecting the length of the DNA sequence. When it finds the specific recognition sequence, it will bind to the DNA. अब देखो बाइंड करता, अब DNA को हमने काट लिया, काटने के बाद हमने अलग अलग कर दिया। अब स्टिकी एंड्स हो गया। स्टिकी एंड्स किसको कहते हैं, जहाँ पे मेनली हमारा स्टिकी एंड जो उसी को कहते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वाले साइड जो होते हैं उसी को हम स्टिकी एंड भी कहते हैं, याद रखना एक चीज़। तो अब कट द 2 स्ट्रैंड्स हमने काट ली, ठीक है, 2 स्ट्रैंड्स हमने काट ली, यहाँ पर 2 स्ट्रैंड्स हमने काट लिया, ठीक है। यहाँ पे 2 पॉइंट हमने काट लिया यहाँ से दोनों तरह से। अब देख लो वेक्टर डीएनए हो गया हमारा, एक पॉइजन डीएनए हो गया, हमने काट लिया। एंजाइम का द बोथ द डीएनए स्टैंड एट द सेम साइड, ठीक है, सेम साइड से काटा इन्होंने। और वही इकोराई का भी हमने ऐसे ही किया था, बिटवीन बेस द G और A पोजिशन से हमने किया था सीक्वेंस में 5 डैश से 3 डैश या 3 डैश से 5 डैश। तो पॉइजन डीएनए हो गया। ये चीज़ आ रही है, ये हम पढ़ क्या रहे हैं अभी, हम एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में मेनली देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हम देखने वाले हैं अभी, तो ये चीज़ हमें देखना है यहाँ पे। पहले हम ऊपर का लाइन पढ़ लेते हैं, 1 मिनट।
तो हमारे पास आता है स्पेसिफिक स्ट्रैंड्स ऑफ द डबल हेलिक्स। डबल हेलिक्स की स्पेसिफिक पॉइंट्स की बात करें सुगर फॉस्फेट की। अब देखो यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड आपको पता होगा, ठीक है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, मैंने अभी बताया था, ठीक है। तो बैकबोन होता है इसका। अब यही रिस्ट्रिक्शन इंडियन न्यूक्लियो जो होता है ना, एक स्पेसिफिक जो साइट होता है उसको हम पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कह देते हैं। ये क्वेश्चन हमें पूछा गया है और हमें आगे भी पूछ सकता है, ठीक है। तो पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है किसके अंदर, डीएनए के अंदर, जिससे स्पेसिफिक पॉइंट होता है। आप आगे से पढ़ लो या पीछे से पढ़ लो, यानी कि फॉरवर्ड बैकवर्ड, यानी जैसे मलयालम वर्ड है मलयालम, इधर से भी पढ़ोगे मलयालम ही होगा, ठीक है। तो जैसे हमें नीचे में यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे लिखा है दिस ग्रुप्स आर लेटर द डेट फ्रॉम द सेम वर्ड्स एंड द रीड बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, दोनों तरफ से पढ़ने में एक जैसे, जैसे मलयालम हो गया। अब मलयालम इधर से भी, मलयालम इधर से, दोनों तरफ से सेम है। एज अगेंस्ट अ वर्ड पैलिंड्रोम वेयर द सेम वर्ड इज रीड बोथ द डायरेक्शन, द पैलिंड्रोम इन DNA is a sequence of base pairs that read same on the two strands when orientation of, अब आगे देखेंगे हम, orientation of यहाँ पे हमारे पास हो जाता है रीडिंग इन कैप्ट फॉर सेम। अब देखो हमें पढ़ने में सेम होता है। सबसे पहले इसको देख लेते हैं। सबसे पहले अब यहाँ पे हमने क्या किया, कट कर लिया दोनों को, दोनों सीक्वेंस यहाँ से कट किया गया और यहाँ से कट किया गया यहाँ पे मेनली, ठीक। एक स्पेसिफिक सीक्वेंस हो गया ऐसे करके, एक कुछ ऐसे करके सीक्वेंस हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है। दोनों का अपना अलग अलग होगा, वो पता लगा। दोनों का स्टिकी एंड हो गया, आपस में क्या करेगा, यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। देखो किसके साथ कौन जुड़ेगा, जी के साथ सी जुड़ा, और ग्वानोनिन साइटोसिन होता है, थायमिन एडेनिन के साथ जुड़ेगा। वैसे हमारे पास साइटोसिन ग्वानिन के साथ ऐसे जुड़ा हुआ है। तो ये डीएनए फ्रेगमेंट्स मेनली जुड़ जाते हैं कहाँ पे, स्टिकी एंड में। इसको जोड़ने में हेल्प कौन करता है, तो लाइगेज एंजाइम जोड़ने में हेल्प करता है, इतना हमें याद रख लेना है, ठीक है। अभी हमारा बन गया क्या, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा जुड़ने के बाद। इसके बाद हम आगे देखने वाले हैं, ये हमारा किसका है, ये ई कोराई का है, याद रखना। ई कोराई हमारा क्या है, होस्ट है। ये हो गया। इसके बाद हम देखते हैं फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे हमारे पास 5 डैश से सेम 3 डैश, यानी कि इधर से इधर की तरफ, आप 3 डैश से 5 डैश, इधर से इधर की तरफ नहीं लिया, तो ये मेनली दिया रखा है। तो हमें ये चीज़ याद होना चाहिए। ये सीक्वेंस एडिशन आप लोगों से पूछ सकता है, पूछेगा, अगर इसमें से कुछ गलत ऑप्शन दे देगा और सही ऑप्शन भी देगा। आपको पता होना चाहिए कि पैलिंड्रोम सीक्वेंस क्या होता है। तो यही पैलिंड्रोम सीक्वेंस होता है, ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर एंड द ऑफ द पैलिंड्रोम साइट बट द बिटवीन द सेम टू बेस। अब दो बेस क्या होता है, कम से कम सेम होते हैं। अब देख लो यहाँ से जो कट कर रहा है, जैसे ए वाली यहाँ से कट करा और यहाँ से कट करा, तो ये सेम सीक्वेंस हो गया ना मेरी। अब यहाँ से कट करेगा तो मेनली यहाँ से कट कर लेगा, तो किसी सेम पोजिशन से, लेकिन स्पेसिफिक पोजिशन होनी चाहिए उसकी मेनली, ठीक है। अपोजिट स्टैंड होगा, लीव सिंगल स्टैंड पोर्शन ऑफ द एट द एंड देयर आर ओवर हैंगिंग स्टेज। ओवर हैंगिंग स्टेज का मतलब अगर ज़्यादा हैंगिंग स्ट्रेच कर जाएगा, उसी मतलब एंडोन्यूक्लियस ने जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने जहाँ से कट किया था वहीं स्ट्रेच कर जाएगा, ओवर हैंगिंग हो जाएगा। उसी को हम क्या कहते हैं, स्टिकी एंड्स कह देते हैं। अब वहीं से हमारा जुड़ भी जाता है। अब जोड़ने में हेल्प कौन करता है, हमारा लाइगेज एंजाइम जोड़ने में हेल्प करता है। दीज आर नेम्स ऑफ बिकॉज दे फ्रॉम द हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है यहाँ पे मिली। अब देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने पढ़ी ना, किसी डबल होती है, स्ट्रिंग है, और डबल होती है और ट्रिपल होती है मिली, डबल और ट्रिपल। तो ये किस में होती है, आप जेनेटिक्स में पढ़ सकते हो ये सीक्वेंस, ठीक है। हमने जेनेटिक्स पढ़ा दी, तो प्लेलिस्ट हमारी यूट्यूब चैनल पे दे रखा है, तो आप वहाँ पे जाके एक से एक अच्छे मतलब अच्छे से पढ़ा रखा है लाइन टू लाइन। फिर भी कोई दिक्कत होती है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और हम आपको वहाँ पे सॉल्व कर देंगे जो भी प्रॉब्लम होगा। और वरना जरूरत पड़ेगी, पता चला कि लेक्चर बनाएं तो लेक्चर बना के हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। सब कुछ आप लोगों के लिए ही हो रहा है, ठीक है। बस आप लोग पढ़ते जाओ, अच्छे से ध्यान दो, ठीक है। विद देयर कॉम्प्लीमेंट, अब देखो यहाँ पे बात कर रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब ये चीज़ याद रखना है हमें, एस्टिकेंट्स के बारे में भी याद रखना है, ठीक है। एंड द कॉम्प्लीमेंट्री और कट ऑटर पार्ट्स और काउंटर पार्ट, कट और काउंटर पार्ट कौन सा होता है। अब कट करा जहाँ से हमने कट किया था उसी की बात करें, काउंटर पार्ट उसी को कहते हैं। स्टिकीनेस ऑफ द एंड्स फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ द एंजाइम। अब यहाँ पे डीएनए लाइगेज एंजाइम की बात आ गई, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो डीएनए लाइगेज एंजाइम जो होता है किसमें काम करता है, जोड़ने के काम आता है। ये चीज़ याद रख लेना आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं रिस्ट्रिक्शन इंडियोन्यूक्लियस आर यूज्ड इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा योगदान होता है, ये चीज़ याद रख लेना। टू द फॉर्म ऑफ रिकॉम्बिनेंट की तरह काम करता है। एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द डीएनए विच आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज, यानी जीनोम्स होते हैं। डिफरेंट सोर्सेज यानी अलग अलग हमारे पास सोर्सेज होते हैं, यानी कि पाई जो कह लो, जीनोम्स कह लो, ठीक है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट भी पढ़ रखा है हम लोगों ने, तो वो भी दे जाके देख सकते हो आप प्ले लिस्ट में। when cut by the same restriction enzyme, अब हमने सेम restriction enzyme कट किया, तो resultant DNA fragments have the same kind, the sticky ends
तो एस टी के एंड भी सेम होगा, दीज आर ज्वाइन टुगेदर, वहाँ जुड़ेगा वहीं पे जाके, एंड टू एंड जिसे कह देते हैं, ठीक है। उसको जोड़ने में हेल्प कौन करेगा, तो डीएनए लाइगेज हो गया। तो ये क्वेश्चन हमें पूछ सकता है, इस चीज़ को हमें ध्यान दे देना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो पॉइजन डीएनए की बात कर रहा था, पॉइजन डीएनए अलग से ले लिया था, जो डीएनए में कह रहा था ना, जो डीएनए में कह रहा था ले लिया था ना, वो कौन सा है, पॉइजन। पॉइजन क्या होता है, अलग से बाहर से हमने डीएनए कुछ ले लिया, ठीक है। पॉइजन पार्टिकल्स क्या कहते हैं, बाहर से कोई पार्टिकल्स आके अटैक कर दे, जैसे कुछ बैक्टीरिया वायरस कुछ भी, ठीक है, ऐसे अभी कोरोना वायरस था वो। तो मेनली ये देखते हैं हम, तो सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कटिंग बोथ द पॉइजन डीएनए। अब सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यानी कि हमारे पास इंडोन्यूक्लियस एंजाइम से ही हमने क्या, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से ही हमने एंजाइम से हमने क्या किया था, पॉइजन डीएनए को भी वेक्टर डीएनए को भी कट किया था, वो भी सेम पोजीशन से कट किया था। अगर सेम पोजीशन से नहीं करते तो क्या हो जाता, वो दोनों डिफरेंट हो जाता, डिफरेंट हो जाता तो यहाँ पे ज्वाइन नहीं हो पाता, तो डीएनए लाइगेज भी हेल्प नहीं कर पाता उसका। इस चीज़ का याद रख लेना अच्छे से। अगर पोजीशन हमारे पास सेम होनी चाहिए, पॉइंट जो होता है ना हमारे पास, चाहे वो पॉइजन डीएनए का यानी कि वेक्टर डीएनए हमारे पास हो गया और पॉइजन, दोनों का पॉइंट सेम होना चाहिए, इतना याद रख लेना। मैंने पीछे बताया भी था, यहाँ पे मैंने पीछे बताया भी था कि अगर दोनों का पोजीशन सेम होना चाहिए, अगर सेम नहीं हुआ ना तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। याद करो मैंने यहाँ पे बताया था, ये हमारे पास पॉइजन वाला होता है, ठीक है, पॉइजन डीएनए होता है, अब वेक्टर होता है, दोनों का सेम पोजीशन से कट करना चाहिए, नहीं कट करेंगे तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा तो जो हमें बनाना है वही नहीं बनेगा, होस्ट ही नहीं लेगा, लेगा कौन है, मैं नहीं पहचान रहे तुमको, ठीक है, आप जाओ, भगा देगा उसको, पहचानने से इनकार कर देगा, बोलेगा आपका हमारा तो कोई मेल ही नहीं है, तो हम आपको कहाँ से एक्सेप्ट कर लें, बताओ, तो कैसे करेगा। तो इसलिए सेम होना चाहिए, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस है, काफ़ी ध्यान से सोच समझ के किया जाता है ये, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान रखना है हमें, द सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कटिंग द बोथ द पॉइजन डीएनए वेक्टर एट द स्पेसिफिक पॉइंट से कट गया था। अब हमारे पास वेक्टर डीएनए हो गया प्लाज्मिड, जिसे मैं कह रहा था प्लाज्मिड्स आ गया ना। अब हमारे पास पॉइजन डीएनए हो गया, पॉइजन हमने मान लो यहाँ से कट किया इसको, यहाँ से तो इसको भी हम यहाँ से ही कट करेंगे, वरना नहीं, अगर गलत हो गया ना, छोटा बड़ा हो गया ना, बात सेट ही नहीं हो पाएगा, ज्वाइन ही नहीं हो पाएगा। ये तो पोजीशन 1 इसका है तो पोजीशन 1 इसका भी होना चाहिए, याद रखना ये चीज़। अब देखो यहाँ पे कट किया गया, तो यहाँ पे कट किया है, ठीक है, लाइगेज ज्वाइन द, अब यहाँ पे कट किया किससे, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम से ही कट किया इन्होंने, ठीक है, यहाँ पे दोनों जगह कट किया। अब इसको जोड़ने के लिए कौन ये हेल्प कर रहा है, डीएनए लाइगेज एंजाइम जो हेल्प करेगा, ठीक है, इसने जोड़ दिया यहाँ पर, देखो जोड़ दिया जोड़ दिया। अब ये वाला पोर्शन जो है ना यहाँ पे आ जाता है हमारा, ठीक है, और जोड़ देता है तो ये हमारा कुछ इस तरीके का बन जाता है, यहाँ पे देख लो आप, ठीक है, ये हो गया हमारा कुछ इस तरीके का बन जाता है। ये वाला जो पोर्शन है हमारा कहाँ पे जाता है, ये रही यहाँ पे जाएगा, इसको जोड़ेगा कौन, डीएनए लाइगेज, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बन जाएगा। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस कहते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है और पूछा गया है, ये हमें याद रखना है। अब हमने डाल किस में दिया, होस्ट में डाल दिया। होस्ट क्या था हमारे पास, इकोलाई था, इसका खुद का भी डीएनए है और एक बाहर से भी आ गया हमारा, कौन सा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल का आ गया, तो इसका खुद का तो है, ठीक है। सर्कुलर डीएनए हमारे पास फिर इसका गया। अब क्लोनिंग होस्ट यहाँ पे देखो, अब सेल यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, सेल डिवाइड हो जाएगा, यानी खुद का अलग इसका अलग दोनों मिक्स, यानी कि क्लोनिंग, एक क्लोनिंग होस्ट हो जाएगा, ये हमारा मेनली अलग से होस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सेल डिवाइड कर दिया तो मेनली दोनों को क्लोनिंग होस्ट ही कहते हैं, ठीक है, ऐसी कोई अलग बात नहीं। तो ये चीज़ हमारी, ये चीज़ यहाँ पे ख़त्म होती है। आगे हम देखेंगे मेनली क्लोनिंग होस्ट जो पढ़ेंगे हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन हम अभी यहाँ पे जो हमें दे रखा है ना, सेपरेशन करने का, आइसोलेशन करने का तरीका जो हम पढ़ लेते हैं अभी यहाँ पे। You may have realized that normally unless one cuts, एक cuts and the vector and the source, अब देखो unless one cuts of the vector at the source of DNA, the same restriction enzyme and the recombinant vector molecule cannot be created। देखो अब यहाँ पे क्या समझने वाली है, अगर मतलब अनलेस यानी कि कम से कम मैंने एक कट हमें वेक्टर डीएनए का सोर्स ऑफ डीएनए का सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है कि अगर रिकॉम्बिनेंट वेक्टर का अगर मॉलिक्यूल अगर सेम नहीं होगा तो क्या होगा, सीधी बात यहाँ लिखा है ना, मॉलिक्यूल कैन नॉट बी क्रिएटेड, क्रिएट नहीं करेगा। ये चीज़ जो मैंने अभी बोल रहा हूँ बार बार कि सेम से पोजीशन 1 से वहाँ पे कट किया गया पॉइजन को, तो पोजीशन 1 से प्लाज्मिड हमें जो वेक्टर है वहाँ से भी कट करना चाहिए, नहीं कट करोगे तो ये मॉलिक्यूल फॉर्म नहीं होने वाला है। तो ये चीज़ हमें यहीं पे ध्यान देखना है यहाँ से, ठीक है, इसलिए कहा जाता है बार बार ये सेम पोजिशन। अब ये देखा जाए तो हम पढ़ेंगे क्या, सेपरेशन एंड आइसोलेशन, सेपरेट करना अलग कर देना, आइसोलेट कर देना वही अलग कर देना, अब डीएनए फ्रेगमेंट्स को अलग कर देना।
अब कर तो दिया था क्लोनिंग प्रोसेस के थ्रू। अब यहाँ पे एक लैब प्रोसेस होता है हमारा बायोटेक्नोलॉजी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जिसे कहते हैं। यहाँ पे एक बहुत, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपके आने वाले, देख लेना, ठीक है। एक इथीडियम ब्रोमाइड जो है केमिकल का यूज क्यों करते हैं वो आ जाता है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे पढ़ते हैं पहले और अच्छे से टिक लगाएंगे। द कटिंग डीएनए बाय द रिस्ट्रिक्शन इन न्यूक्लियस, ठीक है, पढ़ लिया। रिजल्ट हमें क्या निकला, फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए निकल गया हमें, ठीक है, अच्छे से पढ़ लिया हमने। दिस फ्रेगमेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय टेक्निक, अब जिस टेक्निक से अलग किया जाता है उसको क्या, कौन सा टेक्निक कहते हैं, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछ सकता है और पूछा भी गया है, चाहे तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख सकते हो, ठीक है। सिंस, ठीक है, सिंस डीएनए फ्रेगमेंट्स आर नेगेटिवली, अब देखो चार्ज पूछा गया है, हमेशा पूछा गया है कि डीएनए फ्रेगमेंट्स का, डीएनए का मेनली खुद का चार्ज क्या होता है। याद करो जेनेटिक्स में भी हमने पढ़ा, हिस्टोन वाले पोजीशन पे पढ़ा होगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा ना, हिस्टोन वाला जो सेक्शन हमने लेक्चर जो है ना हमारा जेनेटिक्स का, वो जाके जरूर देखना आप, ठीक है। तो हमने हिस्टोन वाले पार्ट में भी देखा था कि डीएनए का खुद का चार्ज क्या होता है। यहाँ पे भी लिखा है ना, डीएनए फ्रेगमेंट्स आर नेगेटिव, डीएनए का खुद का चार्ज नेगेटिव होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको तो पता नहीं होता है ना, तो पॉजिटिव, वहाँ पे हिस्टोन की वजह से पॉजिटिव हो जाता था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, डीएनए का खुद का चार्ज। यहाँ पे बोला गया ना, डीएनए फ्रेगमेंट्स आर नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं और सेपरेट किए जाते हैं बाय फोर्सिंग देम इनटू मूव टुवर्ड्स द एनोड। अब एनोड कैथोड क्या होता है, अब देखो एनोड कैथोड वही होते हैं जो पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। अब कैथोड मेनली पॉजिटिव चार्ज होता है, एनोड मेनली नेगेटिव चार्ज होता है, ये चीज़ याद रखना। तो यहाँ पे एनोड होगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, तो इस चीज़ को हमें ध्यान रख लेना है। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों से, तो इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। हर एक क्वेश्चन जहाँ पे जो बता रहा हूँ लिख के ले लो, क्वेश्चन आनेगा, आया हुआ यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द मीडियम मैट्रिक्स, नाउअडेज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मैट्रिक्स एग्रोज। अब एग्रोज जेल की बात आ रही है, एग्रोज भी पूछा गया ये क्वेश्चन। एग्रोज जेल का यूज, हमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में किसका यूज करते हैं, तो एग्रोज जेल का यूज करते हैं, सीधी बात। अब एग्रोज जेल हमें मिल कहाँ जाते हैं, समुद्र में देखा होगा सीवीड्स, सीवीड्स किसे कहते हैं, घास फूस जो उगे होते हैं, वीड्स तो मेनली उसी कहते हैं ना। तो वीड्स होते हैं जो कि हमारे पास नेचुरल पॉलीमर का काम करते हैं, नेचुरल पॉलीमर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीवीड्स। अब ये मिल कहाँ जाते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, तो इस पर भी हमें ध्यान देना है। देखो कितने सारे, मैंने 3-4 कहा था, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ से हमें, ठीक है। तो एग्रोज जेल जो हमें मिलते कहाँ से हैं, नेचुरल पॉलीमर्स के तरीके से हमें मिल जाते हैं, सीवीड्स होते हैं वो, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया, तो इस पर हमें ध्यान देना है। मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर होने वाला है ये हमारा, मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर, एक एक पॉइंट पूरा लेक्चर देखना है इसलिए आप लोगों को। द डीएनए फ्रेगमेंट्स रिसीव, अब डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट होता है हमारे, यानी कि रिसॉल्व होता है अकॉर्डिंग टू देयर साइज के हिसाब से थ्रू सीविंग। सीविंग किसे कहते हैं, कट करना। सीविंग इफेक्ट प्रोवाइडेड बाय द एग्रोजेल, यानी एग्रोजेल इसको सीविंग यानी अलग करने में हेल्प करता है, यानी सेपरेट करता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है और पूछा भी गया है, तो इस पर हमें ध्यान देना है। और स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट जो होगा हमारा, यानी कि स्मॉलेस्ट साइज जो होगा हमारा किसका, डीएनए का, डीएनए फ्रेगमेंट का, ठीक है, डीएनए का मिली फर्दर इट मूव्स, वो मूव कर जाएगा, मूव कर जाएगा। अब देखो डायग्राम में बताने वालों में, एंड यहाँ पे फिगर बोला है 11.3 में, एंड गेस एट द एंड ऑफ द जेल वाज सैंपल आइसोलेटेड। तो ये डायग्राम से पूछ सकता है आपसे, यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ देखें, यहाँ से भी डायग्राम, ए टिपिकल एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, यानी जेल एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पूरा नाम दे रखा है यहाँ पे। शोइंग द माइग्रेशन, माइग्रेशन यानी मूव करना, एक जगह से दूसरे जगह चले जाना है। अनडाइजेस्टेड यानी लेन 1, लेन 1 हमारा, यानी लेन 2, लेन 3, लेन 4 दे रखा है। अब ये एक जगह से दूसरे जगह चलेगा, डाइजेस्ट कर ले जाएगा कहाँ पे, अब डाइजेस्टेड सेट कौन कौन सा है हमारा, लेन 2 एंड 4 हमारा। तो इसको देखना है कि हमारा लार्जेस्ट वाला है, ये हमारा स्मॉलेस्ट है, डीएनए बैंड्स है। तो इससे हम पता कर लेते हैं इसके वेल्स का, ये हमारे यहाँ पे डाला जाता है, ठीक है। ये लेन 1, 2, 3, 4 है, तो यहाँ पे डालते हैं, तो इसके फ्रेगमेंट्स अलग अलग होते जाते हैं। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक डिवाइस होता है, इसका यूज करते हैं मेनली, ठीक है, डीएनए को सेपरेट करने के लिए। तो ये में तो द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी visualized only after staining the DNA with a compound known as ethidium borate। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा है, जो बोल रहा है अगर जिस केमिकल का हम यूज करते हैं ना स्टेनिंग करने के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, यानी ये पूछा जाए पूरा नाम एग्रो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, तो उसका केमिकल नाम क्या है, इथीडियम ब्रोमाइड नाम है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक बार नहीं कई बार क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए कई बार 3 स्टार लगा लो जितने मर्जी, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और आगे भी रिपीट होएगा। फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन, फॉलोड बाय एक्सपोजर ऑफ यूवी, कौन सा रेडिएशन डाला जाता है इसको,
यूवी रेज डाला जाता है, यानी सनलाइट का रेज, जैसे कहते हैं सनलाइट से यूवी रेज निकलते हैं नहीं, अल्ट्रावायलेट रेज, तो वही रेडिएशन डाला जाता है, जो कि यू कैन नॉट सी प्योर डीएनए, इसमें प्योर डीएनए फ्रेगमेंट्स नहीं दिखते हैं। तो लाइट विद स्टॉर्ड स्टेनिंग, तो बिना लाइट के कैसे देख लोगे, तो लाइट तो डालना जरूरी है ना, माइक्रोस्कोप में भी यही होता है, ठीक है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है हमारा, तो ये लिखा ना, यू कैन नॉट सी प्योर डीएनए फ्रेगमेंट इन द विजिबल लाइट एंड द विदाउट स्टेनिंग, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से पूछ सकता है। तो ये चीज़ हमें क्वेश्चन तो पूछेगा, आंसर यहाँ पर हमारे पास, अगर आप लोगों ने अगर पढ़ रखा है, ठीक है। तो 4 क्या होगा, 360 में से 360 तो कंफर्म है फिर तो। यू कैन सी ब्राइट ऑरेंज कलर, हाँ कलर पूछा है, कौन सा कलर का पूछेगा, तो ब्राइट ब्राइट ऑरेंज कलर का कलर आता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी हमें ध्यान लेना है। ऑफ द डीएनए इन द इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन जेल एक्सपोज टू सनलाइट यूवी लाइट, द separated bands of the DNA are cut out from the agarose gel and extracted from the gel piece. This step is known as इल्यूशन कहते हैं, इस स्टेप को कहते हैं इल्यूशन कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, सेपरेट करने का पूरा प्रोसेस पढ़ लेना, ये क्वेश्चन आ सकता है कुछ भी। यहाँ पे कितने सारे, कम से कम 10 क्वेश्चन के करीब बन जाते हैं, यहाँ से 10 क्वेश्चन से भी ज़्यादा बन सकते हैं यहाँ पे। उसमें से 10 क्वेश्चन में तो 6-7 क्वेश्चन आए हुए हैं बकायदा, और 2-3 बार तो रिपीट किए हुए हैं क्वेश्चन है, तो ये चीज़ हमें देखे जाना है। The DNA fragments purified in this way used the constructing the recombinant DNA by the joining with the cloning vector। तो cloning vector ये हो जाता है हमारा, जो कि हम लेक्चर नंबर 3 जो होगा हमारा, यानी कि नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा, उसमें हम पढ़ने वाले हैं क्लोनिंग वेक्टर को। ये हमारा जो क्लोनिंग वेक्टर लेक्चर है जो हमारा, वो काफ़ी थोड़ा लेंदी भी होने वाला है, तो घबराना नहीं है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। और आप लोगों को अभी जो हमने पूरा क्वेश्चन टिक लगाया, पूरा एनसीईआरटी की रीडिंग जो कि हमने एक एक छोटी से छोटी पॉइंट बताई, जहाँ पे क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन बताया। अब लोगों को कैसा लगा ये लेक्चर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। और आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और देखो हमारे हर लेक्चर हर रोज़ मेनली आते रहते हैं। और हमारा सीरीज चल रहा है किसका, हमारा एनसीईआरटी के शॉर्ट्स का सीरीज चल रहा है, वो भी बायो का। अब हम केमिस्ट्री का भी डालना शुरू कर रहे हैं हम तो, ठीक है। केमिस्ट्री का भी हम डालते कभी कल डालते हैं, ठीक है, लेकिन बायो का हम स्पेशली डाल रहे हैं, तो आप लोग वो जरूर देखें, ठीक है। अगर आपने बेल आइकन दबा रखा है ना, तो सारे नोटिफिकेशन आपके पास आएगा, तो इसलिए आप बेल आइकन जरूर दबाएं, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। आप पूरा फैला दें लेक्चर को, ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं, तो थैंक यू एंड गुड बाय।